सो गाइस पिछले एक साल में पीरामल फार्मा का परफॉर्मेंस काफी वीक रहा है और आप लोगों की रिक्वेस्ट भी इस पर ज्यादा थी। अब पीरामल फार्मा सेक्टर की कंपनी और इन्वेस्टर्स की उम्मीद रहती है कि फार्मा सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन पीरामल फार्मा ने बढ़िया परफॉर्मेंस किया नहीं है लगभग पिछले एक साल में। रिसेंटली कंपनी के सब्सिडरी या फिर आप कहो कि कंपनी के प्लांट पर या फिर यूनिट पर यूएस एफडीए ऑब्जर्वेशन कंपनी पर चली है, जो कि लेक्सिंगटन फैसिलिटी है पीरामल फार्मा की, यानी कि एक यूनिट है। अब इसका नेगेटिव इफेक्ट और कंपनी पर पड़ता देखने को मिला है। ठीक है, केंटू की यूनिट कंपनी की उस पर नेगेटिव इफेक्ट यहां पर पड़ा। ऑल दो पीरामल फार्मा लास्ट सेशन एक अच्छी रिकवरी पर था, लेकिन दिन के आखिर में जाते जाते वो रिकवरी इतनी सस्टेन नहीं हो पाई। स्टिल 1% से ऊपर की तेजी के साथ क्लोजिंग आई है। बट इस तरह की छोटी मोटी रिकवरी पीरामल फार्मा में पिछले एक साल में कई बार देखने को मिली, जैसा आप यहां पर देख सकते हो। कई बार छोटी छोटी रिकवरीज देखने को मिली है, बट कोई भी रिकवरी बड़े ब्रेकआउट की तरफ नहीं गई। जिस तरह से आज से एक साल पहले तक स्टॉक चला करता था, वो परफॉर्मेंस अभी तक पिछले एक साल में देखने को नहीं मिला है। अब ऐसा क्यों है? क्या कंपनी में कोई दिक्कत है? क्या कंपनी में कुछ कंप्लायंस इंफॉर्मेशन है जो कंपनी की वीक जा रही है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंपनी का करंट रेशियो भी बढ़िया है, यानी कि एसेट और कंपनी के लायबिलिटीज ये भी अंडर कंट्रोल है, यहां पर कोई इश्यू नहीं है। कंपनी का पीई अभी आपको यहां पर शो नहीं हो रहा है, क्योंकि कंपनी का पीई जो है वो जीरो पर आ चुका है। अब जीरो पीई का मतलब क्या है कि कंपनी अंडर वैल्यूड होने के साथ साथ कंपनी की वैल्यूएशन यहां पर समझ के बाहर हो चुकी है ग्रोथ के अकॉर्डिंग। अब ग्रोथ कैसे होता है? ग्रोथ होता है कंपनी का ईपीएस से। जैसे कि यहां पर देखो, कंपनी का ईपीएस जो है जून के क्वार्टर में बड़े अच्छे से बढ़ा, लेकिन उसके बाद कंपनी के ईपीएस में बड़ी गिरावट आई। कंपनी नेगेटिव ईपीएस के अंदर चली गई। उसके पहले भी अगर कंपनी का ग्रोथ देखेंगे पिछले एक साल के अंदर, कंपनी का ग्रोथ 1% भी नहीं बढ़ पा रहा है, जो कि एक नेगेटिव साइन है। तो 1% का भी कंपनी का ईपीएस नहीं है, जिसकी वजह से कंपनी का पी अपने ईपीएस के भी नीचे चले जाता है, क्योंकि ईपीएस हायर होना चाहिए पी के कंपैरिजन में, और ईपीएस अपने आप में ऑलरेडी इतना कम है कि उसका पी जीरो हो जाता है। अब जीरो पीई होने के साथ में कंपनी का पीबी यानी कि प्राइस टू बुक रेशियो जो है, ये भी काफी हायर साइड पर है। अगर हम पिछले 5 साल पर देखें, पीबी रेशियो काफी हाई है। और अगर आप कंपनी को 5 साल के अंदर यहां भी देखोगे, तो पहले भी कंपनी का पीबी रेशियो इसी लेवल से बड़ी गिरावट दे चुका है। यानी कंपनी स्टिल क्या ओवर वैल्यूड है? क्या अभी भी बड़े ब्रेकआउट्स के लिए हमको वेट करना पड़ेगा? यानी ओवरऑल अगर हम यहां पर समझे, तो कंपनी का सिर्फ एक चीज कंपनी को बचा सकते हैं इस समय, वो है कंपनी का रेवेन्यू, यानी ग्रोथ परसेंट। वो कैसे आएगा? अभी कंपनी यहां पर शो कर रही है कि अभी कंपनी का जो प्राइस टू बुक रेशियो वो हायर है, यानी कंपनी का एप्रोप्रिएट प्राइस टू बुक रेशियो जो अकॉर्डिंग टू चार्ट दिखता है, अकॉर्डिंग टू पास्ट नजर आता है, वो 1.5 से लेकर के 2 पॉइंट के बीच में होना चाहिए। यहां पर कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो होना चाहिए। यानी जहां कंपनी अभी है, यहां से और गिरावट आने के चांसेस कंपनी के मिलते हैं, ये बता रहे कंपनी के टेक्निकल्स। ठीक है, अब अगर हम कंपनी का ग्रोथ देखें, क्योंकि ये तीनों फैक्टर जो है ईपीएस, पीई और पीबी, ये तीनों डिपेंड करते हैं कंपनी के ग्रोथ पर। अब कंपनी ग्रोथ कैसे दे रही है? आज से एक साल पहले तक कंपनी की ग्रोथ काफी स्टेबल थी, काफी अच्छे ग्रोथ पर कंपनी चल रही थी। 18%, 14% भी आपको दिख रहा है, 18% भी आपको दिख रहा है, 17% ग्रोथ भी कंपनी ने दिया है, 11%, 17%। तो पिछले 1.5-2 सालों में कंपनी का ग्रोथ अच्छा रहा। 2024 दिसंबर तक भी 12% की ग्रोथ पर कंपनी आई है, लेकिन इस क्वार्टर के बाद में, दिसंबर 2024 के बाद, कंपनी का ग्रोथ बिल्कुल इंप्रूव नहीं हुआ है, बल्कि सितंबर क्वार्टर में कंपनी माइनस ग्रोथ पे आई है। तो ये है एक रीजन, ये एक फैक्टर। और अगर आप देखोगे चार्ट पर भी, तो आपको यही नजर आएगा कि दिसंबर 2024 के क्वार्टर के बाद से लगातार कंपनी वो रिटर्न नहीं दे पाई जो पहले तक दे रही थी, क्योंकि कंपनी का ग्रोथ पिछले एक साल में ही टूटा है। उसके पहले तक कंपनी 12% के ग्रोथ तक एटलीस्ट आ रही थी, और उसके बाद से कंपनी ने एक बार भी इतना ग्रोथ नहीं दिखाया है। यानी कंपनी का ये ग्रोथ बढ़ना चाहिए। वो कैसे बढ़ेगा? वो बढ़ेगा दिसंबर क्वार्टर से, क्योंकि अब आने वाला क्वार्टर दिसंबर ही है। तो शुरुआत अगर होगी तो दिसंबर से ही होगी। जहां पे आपको नजर आते हैं कंपनी दिसंबर क्वार्टर फीका देती है,
इन कंपैरिजन विद सितंबर। अगर आप 2023 में भी देखो तो यहां भी आपको यही चीज नजर आएगी कि कंपनी दिसंबर क्वार्टर फी मतलब स्टेबल दे रही है, यहां पर स्टेबल है, पहले थोड़ा सा फीका रहा। 2024 में कैसा है, 2024 में फीका, 2025 में सितंबर आपका कितना है 2044 करोड़ का। यानी हम कितनी एक्सपेक्टेशन करें, अगर हम मानते हैं कंपनी 2025 में बढ़िया इंप्रूवमेंट दे दे तो फिर भी हम ज्यादा से ज्यादा चले जाते चलो 2100 करोड़ पे, यानी कि 56 करोड़ कंपनी का रेवेन्यू बड़े क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। लेकिन जब हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का रेवेन्यू देखेंगे तो स्टिल कंपनी का रेवेन्यू 100 करोड़ नीचे ही रहेगा, यानी कि तब भी कंपनी माइनस ग्रोथ में ही आएगी। यानी आने वाला दिसंबर क्वार्टर भी कंपनी को वापस से इंप्रूव नहीं कर पाएगा। अगर हमको इंप्रूवमेंट चाहिए तो कंपनी का रेवेन्यू 2204 करोड़ के ऊपर आना चाहिए, ताकि मार्च में जहां कंपनी सबसे बढ़िया परफॉर्म करती है वो भी कंपनी का बढ़िया देखने को मिले। तो 2 क्वार्टर वहां पे कंपनी का अच्छा इंप्रूव करे तो आपको बड़े ब्रेकआउट्स देखने को मिले, क्योंकि उस कंडीशन पर कंपनी का पीई, पीबी और ईपीएस भी ग्रो करेगा। समझ रहे हो इस चीज को, यानी कि पीई और पीबी जो अभी आपका हायर लेवल पर, यहां पर आप अगर हम समझे ईपीएस के अकॉर्डिंग हायर लेवल पर है, वो आपका और कम होगा और ईपीएस आपका बढ़ेगा। लेकिन आने वाले 2 क्वार्टर भी ये सिचुएशन कंपनी की नहीं शो कर रहे कि ऐसा कुछ कंपनी में देखने को मिले, क्योंकि दिसंबर क्वार्टर अगर हम सितंबर से के साथ कंपेयर कर रहे हैं, फ्लैट भी आता है तब भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का ग्रोथ जो है वो टूट जाएगा। यानी कि आने वाला टाइम भी कंपनी का कुछ खास अच्छा दिख नहीं रहा है। यहां पर जब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म की, अगर हम शॉर्ट टर्म में देखें तो धीरे धीरे एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे कि आपका आरएसआई एंड एमएफआई, जब भी ये बुलिश होता है आपको छोटी रिकवरी देखने को मिलती है। जैसे कि लास्ट 2 सेशन के अंदर आपका आरएसआई एमएफआई 20 की रेंज पे था तो बुलिश टेक्निकल था, तो वहां पर आपको एक छोटी रिकवरी दिख गई, 2-3% के रिटर्न स्टॉक ने दे दिया, बट आगे ये कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पा रहा है, जिसके पीछे अलग रीजन है जो मैंने आपको बताया। अपार्ट फ्रॉम दिस एमएससीडी सिग्नल भी आपका बेयरिश है, और ये भी एक सिग्नल है कि आपकी छोटी रिकवरीज ब्रेकआउट पर क्यों नहीं कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, तो ये कुछ रीजन है कंपनी के अंदर। और अगर आपको ब्रेकआउट चाहिए तो मैंने आपको बता दिया कि आपका ईपीएस और पी और पीबी रेशियो ये अंडर कंट्रोल आना चाहिए, और वो कैसे आएगा कंपनी के ग्रोथ से। इसके अलावा क्या और भी कुछ कंपनी में खराब है, यहां पर देख लेते हैं एक बार। करंट रेशियो जो मैंने आपको शुरुआत में बताया 1.43 है, ये बिल्कुल ठीक है, यहां पर कोई इश्यू नहीं है कंपनी के अंदर, ये बिल्कुल स्टेबल है। रिजर्व्स और बोरिंग्स में भी कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट आपकी जो रिजर्व्स है ना वो घटे हैं 2025 फाइनेंशियल ईयर में, और बोरिंग स्टिल आपकी हाई है। अगर आप पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर से कंपेयर करोगे तो बोरिंग आपकी बड़ी है यहां पर 2025 फाइनेंशियल ईयर के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दिस कंपनी के डेटर डेज भी काफी हद तक ठीक है, और वर्किंग कैपिटल डेज भी कंपनी का बहुत बढ़िया है, तो यहां कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। ऑल्दो एफआईआईज ने पिछले कुछ साल के अंदर, जैसे 2022 में 41 पॉइंट से आपके एफआईआईज की होल्डिंग 30% पे, तो पिछले कुछ सालों में एफआईआईज ने 11% होल्डिंग सेल करी है, और उसका मेजॉरिटी 11% का जो मेजॉरिटी है आपके डीआईज ने खरीदा है। तो एफआईआईज और डीआईज आपस में आना जाना कर रहे हैं यहां पर, और पब्लिक के पास 19.46% की होल्डिंग यहां पर है। तो होल्डिंग पैटर्न बड़ा बढ़िया यहां पर नजर आ रहा है, बट कंपनी का ग्रोथ उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है। तो अगर हमको चाहिए यहां पर कुछ बढ़िया इंप्रूवमेंट तो कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ स्पेशली ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंप्रूव होना जरूरी है, ताकि कंपनी का ईपीएस इंक्रीज हो, तभी आपको बड़े ब्रेकआउट्स वापस से मिल पाते हैं जहां से कंपनी गिरी है। आपका भी देख लिया आप लोगों ने यहां पर कि जब तक कंपनी बढ़ी सब चीजें कंपनी किस तरह से इंप्रूव कर रही थी, ईपीएस, पीबीपी, ग्रोथ भी, लेकिन जब गिरना स्टार्ट हुई है तो ये सब पॉइंट्स आपके उसके अकॉर्डिंग नेगेटिव में गए हैं। तो आपको वही वापस से रिपीट करना है इन 4 पॉइंट्स के अंदर। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता अगले वीडियो में।